हेलो नमस्कार साथियों, विश्वास क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि कल अपने ने पिछले वीडियो में अपने ने अकबर के बारे में बेसिक सी जानकारी ली थी। आज हम अकबर के नवरत्नों के बारे में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कल अपनों ने अकबर के बारे में शुरुआत से जानकारी, उसके बाद उसके आक्रमण के, उसके विजयी अभियान के बारे में भी चर्चा कर ली थी। आज हम अकबर के नवरत्न पढ़ेंगे। अकबर के नवरत्न। उसमें पहला अपन बात करते हैं तो पहला आता है तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम रामधनु पांडे। रामधनु पांडे वास्तविक नाम है। उसके बाद में बात की जाए तो तानसेन ने मैया की रात, मैया की सारंगी, आदि आदि रागों की रचना की रचना। इसमें एक और जोड़ सकते हैं अपन, मियाँ की मल्हार। तानसेन की मृत्यु की बात की जाए तो इसकी मृत्यु दीपक रात गाते समय मृत्यु हुई थी इसकी। अपन तानसेन को एक उपनाम और से जानते हैं, उसका नाम है संगीत सम्राट। संगीत सम्राट कहा जाता है तानसेन। तानसेन नगरी के रूप में, तानसेन नगरी के रूप में ग्वालियर मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तानसेन के बारे में। एक और फैक्ट है कि तानसेन को अकबर के दरबार में, अकबर से पहले किसके दरबार में ये रहते थे? तो रीवा के राजा के दरबार में रहते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तानसेन के बारे में, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। उसके बाद अपन नेक्स्ट पे चलेंगे। तो जैसा कि आपने नोट किया होगा, अगला है अगला बात करते हैं अपन बीरबल की। बीरबल तो इसका वास्तविक नाम महेश दास भट्टदास। बीरबल की मृत्यु की बात की जाए तो इसकी मृत्यु 1586 में यूसुफ जय जाति के विरुद्ध युद्ध करते समय हुई। बीरबल के बारे में एक फैक्ट और है कि जो अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था।
ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है बीरबल के बारे में, आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन अगले चर्चा करें। जैसा कि अपनों ने तानसेन के बारे में चर्चा की है कि तानसेन इसका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंगी, मियाँ की टोड़ी कुछ आदि इस रागों की रचना इसने की है। दीपक राग को गाते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। तानसेन नगरी ग्वालियर को कहा जाता है और तानसेन सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन को कहा जाता है। उसके बाद में बीरबल के बारे में मैंने बात की, इसका वास्तविक नाम महेश दास था। इसकी मृत्यु 1586 में यूसुफ जय जाति के विरुद्ध हुई थी। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। दोस्तों इसके बाद अपन चर्चा करते हैं अगले की। अगला अबुल फजल। अबुल फजल, तो अबुल फजल के बारे में कहा जाता है कि इसने आईने अकबरी, आईने अकबरी जिसको अकबरनामा कहते हैं, इसकी रचना की है फारसी भाषा, फारसी भाषा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आईने अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल। 1602 में जहांगीर के कहने पर, जहांगीर के कहने पर वीर सिंह देव अबुल फजल की हत्या कर दे, अबुल फजल की हत्या कर दे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबुल फजल के बारे में। इसके बाद में ये तीसरा था अपना। इसके बाद में अपन बात करते हैं मान सिंह। मान सिंह तो ये आमेर के राजा, आमेर के राजा, मैंने कल बताया था आपको, नाम बताइए आप कमेंट करके। भगवान दास, आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र थे। एक और फैक्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की तरफ से नेतृत्व किया, मुगल सेना का नेतृत्व किया था इन्हें। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि लगातार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपने 4 पढ़े अभी तक, तानसेन पढ़ा, बीरबल पढ़ा, अबुल फजल पढ़ा और मान सिंह पढ़ा। अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं अब्दुल रहीम खान खान। अब्दुल रहीम खान खान जैसा कि इसके बारे में मैं आपको पिछले 2 वीडियो में भी बात कर चुका हूँ, आज एक बार और बात की जाए तो ये बैरम खां का पुत्र था, बैरम खां का पुत्र था। परंतु जैसे ही बैरम खां की मृत्यु होती है तो अकबर इससे पुत्र की भांति व्यवहार करता है, या पुत्र रूप में इसको स्वीकार करता है। अकबर इसे अपना पुत्र मानता है। अब्दुल रहीम के बारे में बात की जाए तो हिंदी भाषा के विकास में, हिंदी भाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला
सर्वाधिक योगदान देने वाला मुस्लिम कवि। इसके बारे में अच्छा फैक्ट है कि इसको कलम और तलवार का सिपाही, कलम और तलवार का सिपाही कहा है। और ये कहने वाला था अकबर। अकबर ने इसे कलम और तलवार का सिपाही कहा। अब्दुल रहीम के बारे में एक और बात की जाती है कि इसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट अब्दुल रहीम के बारे में है कि बैरम खां का पुत्र था। अकबर इसे पुत्र रूप में स्वीकार करता है। हिंदी भाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला मुस्लिम शासक एकमात्र ये है। उसके बाद में इसको कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने इसके बारे में बताए। इसके बाद अपन बात करते हैं, मान सिंह हो गया अपना। पांचवें में बात करते हैं टोडरमल। इसके बारे में अति इम्पोर्टेंट बात कही जा सकती है कि दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत अब दहसाला बंदोबस्त क्या चीज है? ये भू राजस्व व्यवस्था है। भू राजस्व व्यवस्था है। दोस्तों, टोडरमल के बारे में एक और फैक्ट कहा जाता है कि ये अकबर के साथ साम्राज्य से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। बताया जा सकता है कि अकबर से ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है टोडरमल के बारे में। दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत करते हैं। भू राजस्व व्यवस्था है ये दहसाला बंदोबस्त, और अकबर से पहले शेरशाह सूरी के साम्राज्य में। इसके बाद में अपना जो छेटा आता है नवरत्नों में, वो आते हैं फैजी। तो दोस्तों, फैजी के बारे में एक जानकारी मिलती है कि ये विशेषज्ञ, गणित के विशेषज्ञ हुआ करते हैं या गणितज्ञ होते हैं। गणित के विशेषज्ञ। जैसा कि गणित की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको पता होगा, लीलावती नाम है उसका। तो गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद करें। फैजी को अकबर के अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद किया है। महाभारत और रामायण
कहीं कहीं पर गीता भी लिखा होता है, परंतु आप चाहो तो गीता नोट कर सकते हो का फारसी में अनुवाद। दोस्तों कमेंट करके बताइए आप कि महाभारत और रामायण के रचयिता कौन है। आप इसको नोट कीजिए और कमेंट में जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसके जवाब जल्दी से लिख दीजिए, और अपनी ऐसे ही यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, जैसा कि आपने नोट किया होगा ये छेड़ा था। जैसा कि मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है रामायण, और महर्षि वेद व्यास ने लिखा है महाभारत, और इनका फारसी में अनुवाद किया है पेजी ने। तो आपने नोट किया होगा। अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो आप बाद में वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि नोट्स बनाना अति आवश्यक है। अगला जो है वो अगला आता है हकी मुकाम। हकी मुकाम के बारे में कहा जाता है कि यह रसोई विभाग का अध्यक्ष होता है। अगला आता है मुल्ला दो प्यारे। मुल्ला दो, अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने तो 10-15 मिनट में सारे पढ़वा दिए, हमको याद कैसे होंगे। तो दोस्तों मैंने इसीलिए पढ़ाए हैं कि आपको शुरू के 20 मिनट में अकबर के नवरत्न ख़त्म कर दिए जाएंगे। उसके बाद में अपनों ने जो कल से लेक्चर किया है अकबर के बारे में, उसका रिवाइज अच्छे से करेंगे ताकि अपने को दिमाग में यहीं फिट हो जाए। तो जैसे कि इसके बाद में अगला जो नवरत्न आता है वो बचा है अपना तानसेन हो गया है, बीरबल पढ़ लिया अपनों ने, अबुल फजल पढ़ लिया है, अब्दुल रहीम पढ़ लिया है, टोडरमल पढ़ लिया है, मान सिंह पढ़ लिया है, बीरबल भी पढ़ लिया है, तेजी पढ़ लिया है, हकी मुकाम पढ़ लिया, मुल्ला दो प्यारा पढ़ लिया। दोस्तों बताइए कमेंट में कि 9वां कौन सा है। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी, पर अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद में अपन आज अकबर के बारे में रिवाइज करवाते हैं। तो जैसा कि शुरू से ही अकबर की एंट्री कर देते हैं आज कि अकबर इसका जन्म होता है 1542 अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ। जैसे ही 1555 में सरहिंद का युद्ध जब हुमायूं लड़ता है तो उसमें अकबर की प्रतिभा को वो देखता है, और अकबर की प्रतिभा को देखते हुए सरहिंद के युद्ध की जो विजय मिलती है उसे, वो इसका श्रेय देता है अकबर। और अकबर जब पंजाब के पाटन में बैरम का दोनों युद्ध लड़ रहे होते हैं तभी हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और वहीं पर बैरम का अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। दोस्तों उसके बाद मैंने बताया था कि जैसे 1556 में अकबर अल्पायु था, 13 वर्ष का था लगभग, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये हेमू के साथ लड़ता है। और हेमू के बारे में मैंने कुछ आपको जानकारी दी थी कि यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था,
विक्रमादित्य 14 के नाम से जाना जाता था। एक और बताया था मैंने कि हेमू ने अपने जीवन काल में 24 युद्ध लड़े हैं, जिनमें से अधिकांश यानी 22 युद्धों में उसे विजय प्राप्त हुई। दोस्तों मैंने आगे आपको बताया था कि 1556 से 1560 तक ये बेरम का वास्तविक रूप से शासन की भागदौड़ संभालता है। और जब बेरंगा से इसका द्वेष हो जाता है तब यह बेरंगा को हज की यात्रा पर भेज देता है, वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों 1560 से 62 ये 2 वर्ष को पेटीकोट शासन या स्त्री शासन या पर्दा शासन कहा जाता है, क्योंकि इसमें अकबर की दाएं अकबर की महामंगा वास्तव में शासन की भागदौड़ संभालती है। तो महामंगा एक स्त्री होती है, इसलिए इस काल को स्त्री शासन या पर्दा शासन कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अकबर ने कुछ कार्य किए थे, जैसे 1562 में दास प्रथा की समाप्ति, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जैसा कि मैंने बताया था कि जजिया कर क्या होता है, तो गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था ये। दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता है। दोस्तों इसके बाद में 1575 में 1575 की बात है, 1575 में ये इबादत खाने का निर्माण करता है। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि इबादत खाना क्या है, एक प्रकार से पूजा स्थल हुआ करता था, पूजा स्थल। सब अपना पेन तैयार कीजिए। दोस्तों 1575 में इबादत खाने का निर्माण करता है और ये पूजा स्थल होता है, परंतु ये इसको पूर्णतः 1578 में सभी के लिए खोल देता है, सभी के लिए खोल देता है। दोस्तों इसी वर्ष की बात है कि 1575 में ही यह मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत करता। अब आप पूछोगे कि सर मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, तो आप याद करके बताइए, क्योंकि मैंने कल ही बताया था ये एक सैन्य व्यवस्था थी और ये मंगोलों की शासन व्यवस्था पर आधारित थी। तो मैंने आपको बताया था कि सैन्य व्यवस्था मंगोल की सैनिक व्यवस्था पर आधारित। दोस्तों इसके बाद में मैंने आपको एक और फैक्ट बताया था कि 1589 और 80 के बीच में दहसाना बंदोबस्त की शुरुआत।
मैंने आपको इसमें यह बताया था कि ये भू राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था। एक और बताया था कि टोडरमल ने इसको, टोडरमल ने शुरुआत की, राजा टोडरमल कहा जाता है, इसने इसकी शुरुआत। तो दोस्तों अपन 1980 तक पहुंच चुके हैं। 1982 की बात है कि 1982 में ये सबसे प्रसिद्ध एक धर्म चलाता है जिसको दीन ए इलाही धर्म कहा है। 1682, मैंने पीछे क्या लिखा, 1682 कर लेना अगर वो 1992, 1682 की बात है। क्या हो गया है, 1582 की बात है कि ये दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म स्थापित कर। इसने अपने शासनकाल में जो इसमें इसके साम्राज्य में अनेक धर्मों के लोग रहते थे और इसके जो इसकी शासन प्रशासन व्यवस्थाओं में भी अनेक धर्मों के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो उसको देखते हुए इसने सभी धर्मों की अच्छाइयों को ढूंढा और सभी धर्मों की अच्छाइयों को ढूंढते हुए इसने एक धर्म चलाया जिसे दीन ए इलाही धर्म कहा जाता है। कहा जाता है कि किसी बुक में तो इसमें 18 अध्यय सदस्य और किसी में 19 सदस्य बताए गए हैं। अपन NCERT की देखें तो 18 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष खुद अकबर हुआ था। दोस्तों मैंने आपको एक और बात बताई थी कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू, अभी बताया मैंने 5 मिनट पहले आपको, वो बीरबल था। तो बीरबल था एकमात्र हिंदू। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसके हैं। इसके बाद में इसने, जैसे मैंने बताया था आपको कि तुलादान प्रथा की शुरुआत, जड़ों का दर्शन आदि की शुरुआत किसने की। उसके बाद में मैंने बताया था कि जोधाबाई का महल का निर्माण करवाया था, जोधाबाई महल। कटक किले का निर्माण, ऊपर बता चुका हूं मैं कि फतेहपुर सीकरी का इसने निर्माण करवाया था। इसी ने दीवाने आम और दीवाने खास, दीवान आम और दीवाने खास की शुरुआत देखी। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसके बारे में बताई। उसके बाद में एक नज़र डाल देते हैं इसके आक्रमण विजय अभियान के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि इसका पहला आक्रमण मालवा पर होता है, बाज बहादुर होता है वो यहाँ पर, बाज बहादुर। और बाज बहादुर हार के पराजय की डर से निकल जाता है दक्षिण की ओर। रानी रूपमती आत्मदाह कर लेती है। बाद में बाज बहादुर को अकबर के साम्राज्य में संरक्षण मिल जाता है। एक और मैंने आपको बताया था कि वैसे तो मांडू में महल है इनकी, रानी रूपमती और बाज बहादुर की, परंतु अगर इनकी समाधि के बारे में पूछा जाए तो इनकी समाधि सारंगपुर के, राजगढ़ के सारंगपुर में स्थित। तो दोस्तों इसके बाद मैंने आपको बताया था इसका अगला आक्रमण गोंडवाना पर होता है और गोंडवाना का शासक उस समय संग्राम शाह, जिसे आमनदास कहा जाता है। परंतु मैंने आपको एक कहानी रूप में बताया था कि उसी समय पर संग्राम शाह की मृत्यु हो जाती है, उसका बेटा होता है दलपत शाह। दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु भी उसी समय हो जाती है और शासन की भागदौड़ रानी रूपमती और वीर नारायण उसके बेटे
के रूप में होती है। और रानी रूपमती के बारे में मैंने कहा था कि उनको स्वयं मरना स्वीकार था बट किसी के हाथों मरना स्वीकार नहीं था, तो वो आत्महत्या कर लेती है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आमेर जयपुर के बारे में आपको बताया था कि जयपुर का राजा होता है भगवान दास, वो आत्मसमर्पण कर देता है अकबर के सामने। अकबर कहता है कि या तो आप हमसे युद्ध कीजिए या आप अपनी पुत्री का विवाह हमसे कीजिए। तभी अकबर की पुत्री भगवान दास की पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने अगला आक्रमण आपको बताया था। अगला आक्रमण गुजरात के ऊपर बताया था मैंने आपको कि 1571-72 में गुजरात पर आक्रमण किया था इसने। गुजरात के आक्रमण को अकबर का सबसे तीव्रगामी अभियान कहा जाता है और कहा जाता है कि इसी विजय के उपलक्ष्य पर, गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। दोस्तों इसके बाद में इसने खानदेश पर विजय प्राप्त की। अहमद इसका एक और फैक्ट है कि दक्षिण भारत में इसने सबसे पहले अहमदनगर पर आक्रमण किया था। ये इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो शायद कल मैंने नहीं बताया होगा आपको। या इसके बाद में इसका जो अंतिम अभियान जो बताया था 1601-1602 के मध्य असीरगढ़ बुरहानपुर के किले पर, बुरहानपुर के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और कहा जाता है कि ये असीरगढ़ के किले को जीत नहीं पाया था। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट युद्ध मैंने आपको बताया था 1576 वाला, जो आप शायद कभी नहीं भूलोगे। अकबर के सारे आक्रमण भूल सकते हो बट वो नहीं भूल सकते। हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी मैंने आपको बताया था कि 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा होता है मान सिंह, तो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां कर रहा होता है। हकीम हुकाम नहीं, हकीम खां। दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे ही युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजय उसको ये दिखाई देती है, तभी उनका घोड़ा चेतक उनको युद्ध स्थल से लेके निकल जाता है। और कहा जाता है कि जैसे ही युद्ध स्थल, आपने सुना होगा हिंदी में कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये वास्तव में सही कहावत हो सकती है और होगी, परंतु एक और सत्य है इसमें कि जैसे ही नदी को पार किया तो उनके घोड़े चेतक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में मैंने बताया था कि उनके हाथी का नाम होता है राम प्रसाद। ये भी मैंने आपको बताया था, हाथी होता है राम प्रसाद। दोस्तों कहा जाता है कि ये राम प्रसाद अकबर के 2 से 4 घोड़ हाथियों को वहीं मार देता है। तब अकबर इसकी वीरता को देखकर कहता है कि जिसके हाथी को अपन नहीं झुका पाए, क्या उस इंसान को अपन झुका सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद अपन ने बात की थी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। लगभग अकबर के बारे में अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट मैंने जैसे आपको बताया था कि ये अपनी माता की मृत्यु होने पर, माता की मृत्यु पर मुंडन संस्कार करवाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि राम और सीता के आकृति के सिक्के चलवाता है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थी अकबर के बारे में। 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1605 इसको सिकंदरा में दफना दिया जाता है, सिकंदरा, और यहीं पर इसका मकबरा है। तो दोस्तों
ये थी अकबर के बारे में पूरी जर्नी। आपको कैसा लगा पढ़ के कमेंट में बताइएगा। आप क्या आपको अकबर समझ में आया? अकबर के बारे में जितना बताया है उतना पढ़ना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि ये लगभग सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। तो आपने नोट किया होगा, नोट कीजिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने अभी बताए हैं, उसके बाद अपन बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने नोट किया होगा ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है अकबर के बारे में। तो अपनी जर्नी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। आप लोगों ने बाबर अपन पढ़ चुके हैं, हुमायूं पढ़ लिया है, हुमायूं प्लेनपुर का कथन भी पढ़ लिया, शेरशाह सूरी पढ़ चुके हैं, अकबर पढ़ चुके हैं। अपना अगला लेक्चर रहेगा जहांगीर, और हो सके तो थोड़ा लंबा खींच लेंगे तो शाहजहां भी खत्म कर देंगे, और दोनों लंबे हैं तो शायद ही हो पाए। उसके बाद औरंगजेब, और 2 लेक्चर और लगेंगे मुगल साम्राज्य को खत्म होने में, और 1 लेक्चर लगेगा मुगल साम्राज्य के प्रशासन के बाद। तो ये 3 लेक्चर मोटे मोटे तौर पर देख सकते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में बच्चे जो पढ़ लें। उसके बाद में मुगल साम्राज्य का एक अच्छा सा रिवीजन अपन कर लेंगे तुलनात्मक रूप से। और दोस्तों ऐसे ही आप हमारा सहयोग बनाए रखें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट प्रदान करता है कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके सामने दें। जैसा कि कल आपने देखा होगा कि एक रेलवे एनटीपीसी की तरफ से 10,884 लगभग पदों पर अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, परंतु कम से कम इतने पद स्वीकृत हैं और इतने पदों पर वैकेंसी आनी है। आपको पता होगा कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों दे सकते हैं इसको, यानी 12वीं पास वाले के लिए लगभग 3400 प्लस पद हैं, और ग्रेजुएशन वाले के लिए स्नातक वाले के लिए 6,800 के समथिंग कुछ पद है इसमें। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा, पढ़ते रहिए। जैसे कि एनटीपीसी में 3 सब्जेक्ट अति इम्पोर्टेंट है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके एंड जीएस। तो उम्मीद करता हूँ कि जीके जीएस तो आपका इस क्लास से बाहर ना जाए। आप पढ़ते रहिए, हम स्पीड बढ़ाएंगे ताकि अपना सिलेबस 2 महीने में लगभग अपन बहुत कुछ अच्छा खासा पढ़ सकें। तो दोस्तों आपको पढ़ाई करनी हो तो लगातार पढ़ते रहिए। आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल मिलते हैं इसी समय पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।